चलो लेट्स स्टार्ट। यार देखो, हमें इस पूरे चैप्टर में बाकी चीजें कुछ नहीं, फालतू की बकवास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया हमने कि हमने किसी भी एक मेटल सरफेस पे कोई भी एक यूवी रेज फॉल डाउन कराई। मैंने कहा ये हमारा मेटल सरफेस है, इस पे हमने यूवी रेज फॉल डाउन कराई। तो हमने देखा कि इस यूवी रेज की वजह से कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकल के आ रहे हैं। और ये चार्ज पार्टिकल्स कौन से निकले हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स निकले। और ये फ्लो कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक का नाम क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि अगर किसी भी एक मेटल सरफेस से मेरे को इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो मिनिमम एनर्जी जो देनी होती थी उसको हम क्या कहते हैं? सर वर्क फंक्शन। बिल्कुल। तो यार लॉजिकल चीजें हैं जो बिल्कुल हमें अप्लाई करनी है। क्या लॉजिकल चीजें हैं? यार हमने कहा कि ये जो यूवी रेज है, अगर ये यूवी रेज है मतलब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अगर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके पास खुद की कोई एक एनर्जी होगी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ अ वेव? मैम सर एच न्यू। वेरी गुड। हमने कहा भाई यूवी रेस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके पास फोटॉन्स होंगे। मैं फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं, बीच की थ्योरी नहीं बता रहा। आइंस्टीन ने ये कंक्लूड करके बता दिया कि यूवी रेज है तो मतलब फोटॉन्स होंगे। तो इस फोटॉन्स के पास एनर्जी होगी एच न्यू, मतलब प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फोटॉन्स के पास एनर्जी है ये दो काम करेगी। कौन कौन सा काम करेगी ये? तो उसके हिसाब से एनर्जी ऑफ फोटोन सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से रिमूव करेगी। तो अगर वो मेटल सरफेस से रिमूव कर रही है तो मतलब सबसे पहले तो उसने वर्क फंक्शन प्रोवाइड किया है। उसके बाद जो बची कुची एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में यूटिलाइज होगी? एज अ काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। कि जो बची कुची एनर्जी है वो इन चार्जेस को मूव कराएगी। तो मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वो बची कुची एनर्जी हमारे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी। तो इसी से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन्स मिले। क्या कॉन्क्लूजन्स मिले? कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखूं तो वो हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच न्यू माइनस, भैया वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट। तो वेरी गुड। तो मुझे पता चल गया कि अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से बड़ी है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी। तो मतलब उस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और फ्लो करेंगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से छोटी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नेगेटिव। जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव होना। तो इस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे? कि जिसके बाद बिल्कुल, जिसके बाद हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट हो रहा है, इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। इस चैप्टर में ले दे के जो मोनली न्यूमेरिकल आता है वो इसी क्वेश्चन पे आता है। तो एक पूरे चैप्टर में दो तो फॉर्मूले हैं बस। एक फॉर्मूला ये है जो आपको पढ़ना है, याद रखना है। चेक कर लो, अभी ये मैंने बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बता दिया, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। अब हमें क्या करना होता है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है हमने इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर सेटअप दे दिया। हमने कहा कि भैया ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, मतलब एक कैथोड एक एनोड, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है किसी एक बैटरी से। तो ये हो गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये इस तरीके से हमने इसको पूरा एक सेटअप दे दिया। ये प्लेट पूरी नेगेटिव, इस पे यूवी रेज फॉल डाउन करा रहे हैं, और ये पॉजिटिव प्लेट, और इस बैटरी को दे दिया पोटेंशियल। सबसे पहला ग्राफ जो इंपॉर्टेंट ग्राफ, मतलब वैसे तो सेकंड वाला ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला इंपैक्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। याद दिलाओ इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता था करंट पे, और किस तरीके से पड़ता था? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था फोटो इलेक्ट्रिक करंट के इंटेंसिटी। उसका रीजन? सर की इंटेंसिटी मतलब कि हम नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेरी गुड। भाई आइंस्टाइन ने सीधे सीधे कहा कि अगर हमारे पास लाइट वेव यूवी रेज है तो फोटॉन्स है। तो इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब हम फोटॉन्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। अगर फोटॉन्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रिक कोलिजन करता है। तो अगर अब मेरे पास फोटॉन ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से
कोलाइड करेंगे, और अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहे हैं तो भैया हमारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना ज्यादा हमारे पास करंट होगा। बस। तो हमें पता चल गया इंटेंसिटी और करंट, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सिंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो इसका जो हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी, तो हमें पता चल गया कि भैया ये ग्राफ बनेगा हमारे पास अ स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना, बस इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, उनके पास कोई एनर्जी इंक्रीज होगी क्या? नहीं। नो सर। ना तो काइनेटिक एनर्जी ना कुछ, बस जो चेंज होगा वो होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स, नथिंग एल्स। डन सर। डन, बढ़िया। फिर सेकेंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। कि यार पोटेंशियल, मतलब जो ये मैंने बैटरी कनेक्ट करी है वी वोल्टेज की, अगर मैं इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता जाऊं तो मेरे को बताओ क्या फर्क पड़ेगा करंट पे? सर कुछ टाइम तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा। भाई वेरी गुड। हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन वो एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर रही है, उसके बाद फिर वो करंट इंक्रीज नहीं हो पाया। तो जो ये इसके बाद करंट इंक्रीज नहीं हो पाया है, ये हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी? सैचुरेशन करंट। हमने देखा कि जब हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं तो भैया ये सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, मतलब अलग अलग इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट अलग अलग आ रहा है। तो I3 इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर I2, फिर I1। लेकिन अगर आप इस ग्राफ में एक चीज नोटिस करो, हमारा पोटेंशियल जीरो पे करंट जीरो नहीं है। इसका रीजन दो कि पोटेंशियल जीरो पे करंट जीरो क्यों नहीं है। भाई आपको समझ में आ गया मेरा क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज तो बहुत क्लियर कट थी कि अगर हम V को इंक्रीज कर रहे हैं तो I इंक्रीज होगा। भैया बहुत क्लियर है, वेरी गुड। लेकिन जीरो पोटेंशियल पे करंट जीरो होना चाहिए था फिर तो लेकिन इधर ऐसा नहीं हो रहा, इधर पोटेंशियल जीरो है लेकिन इधर फिर भी करंट जीरो नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन अभी हमने पीछे एक्सप्लेन तो किया। क्या रीजन है? कि जब हमारी कोई यूवी लाइट रेस फॉल डाउन करती है तो उसकी एनर्जी दो पार्ट्स में यूटिलाइज होती है, एक वर्क फंक्शन के लिए और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर मैं पोटेंशियल जीरो भी कर देता हूं तो जरूरी नहीं कि देखो इधर, जरूरी नहीं कि इधर मैं पॉजिटिव प्लेट लगाऊंगा तो ही मेरा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। नहीं, अगर मैं इधर पॉजिटिव प्लेट ना लगाऊं तो भी मेरा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है। तो उसके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो फ्लो कर रहा है और करंट जीरो नहीं है। क्या ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ? यस सर। डन। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो बिल्कुल भी ना करे तो क्या करना चाहिए मेरे को? कि इलेक्ट्रॉन मूव ही ना करे बिल्कुल भी। तो अगर मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी मूव ना करे तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी उसकी? जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे हो सकती है? भैया अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने का तरीका क्या है? कि आप काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दो? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने क्या लॉजिक लगाया कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता हूं तो भैया मैं इसी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा, और वो तभी होगी जब मैं यहां पे भी क्या लगा दूं? नेगेटिव प्लेट लगा दूं। जब मैं यहां पे भी नेगेटिव प्लेट लगाऊंगा तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा। क्या सबको समझ में आई ये वाली बात? यस सर। तो इसी चीज को हम अब यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि करंट को जीरो बनाने के लिए मैं पोटेंशियल को नेगेटिव में लेके जाऊंगा। पोटेंशियल को नेगेटिव में ले जाने का मेरा मतलब क्या है? कि मैंने दूसरी वाली प्लेट को भी नेगेटिव कर दिया और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस वाले पोटेंशियल पे जिसपे करंट जीरो आया है, इसको हम वी नॉट लिखेंगे, और ये पोटेंशियल का नाम क्या होता है जिसपे करंट स्टॉपिंग जीरो हो जाता है? पोटेंशियल। वेरी गुड, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमने क्या देखा? इंटेंसिटी अलग अलग है
लेकिन फिर भी सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया है। अगर सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया है मतलब सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम थी। तो इसी से कॉन्क्लूड क्या हुआ कि इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कोई लिंक नहीं है। क्योंकि अगर इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन होता तो अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आती और अलग अलग काइनेटिक एनर्जी पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी आती। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन प्रूव हुआ कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरी चीज, एक और चीज पता चली कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। और वो क्या बन गया फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। वर्क डन लिखना है तो पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वो वर्क डन बन जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। तो पीछे अपने फॉर्मूले को और एक्सपेंड कर लो, इसको लिख दो यहाँ पे फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और अब चेक करके बता दो कि यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो आप। सर नो सर, पोटेंशियल इसलिए 0 आया क्योंकि सभी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम थी। एक बार रिपीट करो, सॉरी। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए सेम आया कि सभी की जो बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग सेम थी। पोटेंशियल इसलिए सेम आया क्योंकि सारे चार्जेस की जो काइनेटिक एनर्जी थी अलग अलग इंटेंसिटी पे सेम आ रही है। डन सर। बिल्कुल। तो हमें इससे दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या मिले, काइनेटिक एनर्जी होगा वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर और इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का कोई लिंक नहीं है। तो फिर अब क्वेश्चन ये आया कि फिर ये काइनेटिक एनर्जी का लेना देना है किससे। मैं इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा फास्ट मूव कराना चाहता हूं ताकि मेरा करंट बढ़े। तो काइनेटिक एनर्जी फिर इंक्रीज कराएं तो कराएं कैसे। तो फिर ये आया थर्ड ग्राफ, दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या पता चला कि अब मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को सेम रखा, इंटेंसिटी चेंज नहीं करी है। तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। मैंने इंटेंसिटी सेम रखी है तो सैचुरेशन करंट आएगा पोटेंशियल इंक्रीज करने पे, पोटेंशियल इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज हुआ। लेकिन हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी ली है ना, तो हमने देखा अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहे हैं मेरे को, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहे हैं तो हमें पता चल गया कि भैया वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था। सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल V03 के लिए आया है तो मतलब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थर्ड वाले के लिए होगी, फिर उसके बाद सेकेंड वाले के लिए और फिर उसके बाद किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। तो मतलब हमें पता चल गया कि भैया फ्रीक्वेंसी का खेल है सारा। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 3 की होगी, फिर 2 की होगी, फिर 1 की होगी। और इसी से हमने ये पहले ही प्रूव भी कर दिया कि भैया जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी पार्टिकल की उतनी ज्यादा एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी ऑफ फोटोन होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी। क्या मैं समझाने में सक्सेसफुल रहा, समझ में आ गया? यस सर। डन। भैया जितनी ज्यादा काइनेटिक सॉरी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। डन सर। डन। अब याद रखो फोर्थ ग्राफ आपका कॉन्सेप्चुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल के लिए समझो क्या, पीछे मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था, बताओ क्या फॉर्मूला है, फिर से आ जाओ उस फॉर्मूले पे। भैया ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। वेरी गुड। मतलब मैंने सीधे सीधे ये लिखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, चलो अब देखते जाओ। भैया ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इधर मैंने ली है फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, और इधर मैं कर रहा हूं बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट। तो आप मेरे को सोच के बताओ ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ये सोचो पहले तो।
सर स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान दो कि यार इसको है ना पूरी इक्वेशन को ई से डिवाइड कर दो, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी वी नॉट इज इक्वल्स टू एच बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस डब्ल्यू बाई ई। वी नॉट को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया, इसको मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया, और ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है। तो हमें पता चल गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगी कभी भी। मेरे को बताओ ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं होगी कभी भी? सर बिकॉज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिकॉज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि भैया कोई ना कोई एक वेवलेंथ होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम आपने फ्रीक्वेंसी रखी तो आपका इमिशन स्टार्ट ही नहीं होगा, इस म्यू नॉट के बाद ही आपका इमिशन स्टार्ट होगा। तो पहली बात तो ये कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। फिर अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो मेरे को बताओ इस लाइन का स्लोप मेरे को किसकी वैल्यू देगा? सर फ्रीक्वेंसी एच बाई ई। एच बाई की फ्रीक्वेंसी तो हमने प्लॉट कर ही रखा है। तो याद यस। रखना इसी ग्राफ की हेल्प से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आई थी। दिस इज द एक्टिविटी टू फाइंड द प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इसी से आई थी। उसके बाद अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और इंटरसेप्ट ड्रॉ करूं तो ये इंटरसेप्ट किसकी वैल्यू देगा? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बाय ई की। तो मैं क्या करूंगा, वर्क फंक्शन निकालने के लिए इस इंटरसेप्ट को ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो याद रखना इसी से हमें हर एक मटेरियल का वर्क फंक्शन भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई एक मेटल शीट है, मैं इसका वर्क फंक्शन फाइंड करना चाहता हूं, तो हम इसका यही ग्राफ प्लॉट करते हैं और हम इसका इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को इस मेटल को कितनी मिनिमम एनर्जी देनी है जिससे कि भैया इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब वर्क फंक्शन की वैल्यू। तो इसलिए ये फोर्थ वाला कॉन्सेप्चुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। चेक करो 50% ऑफ द चैप्टर खत्म भी कर दिया हमने, बस एक लास्ट फॉर्मूला बचा। डन सर। डन। डन चलो सर। बढ़िया। चैप्टर का नाम था डुअल नेचर। तो डुअल नेचर में हमने क्या क्या प्रूफ करना था? भैया भावनाओं को समझो। डुअल नेचर में मतलब सबसे पहले हमें अभी तक यही पता था कि लाइट एक वेव है। तो हमने क्या किया, वेव का पार्टिकल नेचर प्रूफ किया। हमने कहा नहीं, लाइट एक वेव तो है, लेकिन अगर कोई वेव है तो वो एक पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है, और उस पार्टिकल का नाम हमने दिया फोटोन। अब चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट क्या है? चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है कि भैया हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई पार्टिकल है मेरे पास, अगर ये कोई पार्टिकल है मेरे पास, तो इस पार्टिकल के पास क्या होना चाहिए? वेव नेचर होना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ कि आपने कितने टाइप की वेव्स पढ़ी हुई है? चलो याद दिलाओ। सर मैकेनिकल वेव, मैटर वेव्स, ईएम वेरी वेव। गुड। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के लिए चीजों का ऑसिलेट करना जरूरी है, और इसके लिए हमें पार्टिकल चाहिए ही चाहिए, मतलब और वो मीडियम का पार्टिकल होना चाहिए जो कोई ऑसिलेट करे। वेरस दूसरी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए चार्ज का होना जरूरी है। अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है, मतलब न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। चार्ज होना जरूरी है, और वो चार्ज कैसा होना चाहिए? एक्सेलरेटर। एक्सिलरेशन में होना चाहिए। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक्सिलरेशन में होता है तो दोनों तीनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तीसरी चीज डी ब्रोगली ने प्रूव करी थी। तीसरी वेव कौन सी है? मैटर वेव्स। इसने क्या कहा? इसने कहा चाहे चार्ज हो ना हो, अगर कोई भी एक पार्टिकल है और वो मोशन में है, एक्सिलरेशन या वाइब्रेशन कोई मतलब नहीं है, अगर कोई भी एक पार्टिकल है और वो मोशन में है, तो वो हमेशा एक वेव प्रोड्यूस करेगा। अब जो ये वेव प्रोड्यूस करेगा तो इसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। हमें उस वेवलेंथ का फॉर्मूला चाहिए। याद दिलाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव? एच बाई पी। वेरी गुड, अरे बिल्कुल सही। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं इसे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट समझ लेना, बस आपका चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो गया, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, सफिशिएंट टाइम है। भैया डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो वो एक वेव प्रोड्यूस करेगी लैम्डा, और उसका फॉर्मूला होगा एच बाई पी, मतलब एच बाय एम वी। बिल्कुल सही। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करता हूं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए
मास बहुत ज्यादा होता है, जैसे हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, मास बहुत ज्यादा है, तो वेवलेंथ कैसी आएगी? सर बहुत वेवलेंथ कम। बहुत ज्यादा छोटी आएगी। वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी आएगी कि ये ऑलमोस्ट निगलेक्ट हो जाएगी, नोटिसेबल ही नहीं होगी। क्या आपको ये चीज समझ में आई? यस यस सर। सर। यस सर। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हमारा मास की वैल्यू बहुत कम होगी, तो उस केस में वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो अब ये वेवलेंथ हमारे पास प्रॉपर नोटिसेबल होगी। तो हमें यही क्या कि डी ब्रॉगली ने कहा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन मैटर वेव्स प्रोड्यूस करेंगे या सिर्फ प्रोटॉन करेंगे। उसने कहा भाई अगर मैं चल रहा हूं तो मैं भी एक वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं, बस दिक्कत क्या है कि मेरा मास ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत छोटी आएगी जो हम नोटिस नहीं कर पा रहे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबके केस में हम इजीली नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि भैया ये हमारे बहुत ही छोटे मास के पार्टिकल्स है। बस इतना कॉन्सेप्ट। तो उसने क्या किया, उसने सीधे सीधे एक फॉर्मूला दे दिया डी ब्रॉगली ने कि भैया आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो हर एक पार्टिकल की, हर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की। उसने कहा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। पी का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में? सर √2m इंटू अंडर काइनेटिक टू एनर्जी। एम ई। वेरी गुड, √2m काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? सर EV0 वेरी गुड, स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल पोटेंशियल। के बराबर होती है। तो बस वो सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वेश्चन खत्म, फॉर्मूला खत्म। H डिवाइडेड बाय 2MEV, ये फॉर्मूला चलेगा हमारा कि लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय 2MEV। याद रखो, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस। उसने इलेक्ट्रॉन के लिए प्रूव किया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता थी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू हमें पता है, और हमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है। तो जब आप सारी कांस्टेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा हमारे पास 12.3 डिवाइडेड बाय √V0 आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन यस सर। आप ये फॉर्मूला याद मत रखना, अगर याद रख रहे हो तो माइंड में ये बिठा लेना कि इट इज ओनली एंड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। किसी और चार्ज पार्टिकल के लिए आपको मास और उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये सब वैल्यू देखनी पड़ेगी। डन सर। डन। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं, चैप्टर तो खत्म कर ही दिया हमने। सर डेविस सर नॉर्जर समझा दो एक बार। वो तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपका कुछ मतलब न्यूमेरिकल पार्ट वाला कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओके सर। बाकी तुम्हें समझना है तो वो भी समझा दूंगा। डन। ये क्वेश्चन कर लो पहले, वो भी खत्म कर देंगे डिवीजन उसमें। कहाँ गया, एक मिनट, लेट मी फाइंड द क्वेश्चन। हाँ ये रहा, चलो आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, और इन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। भैया रिपीट, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल, इन सबकी सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो तुम्हें क्या बताना है कि सबसे शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी होगी और सबसे लॉन्गेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी होगी। तुम्हें मतलब वेवलेंथ का रिलेशन बताना है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन। गुड तन्वी, ठीक है। डन सर। डन। तो भैया सबके पास ये रिलेशन आ गया कि सबसे ज्यादा किसकी है? इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की। देखो इधर सीधे सीधे क्या करना है, हमें पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाय 2m काइनेटिक एनर्जी। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बस मेरे को क्या पता चला कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, मतलब एक तरीके से मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा मास किसका है? अल्फा पार्टिकल। कितना मास होता है अल्फा पार्टिकल का? सर 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। वेरी गुड।
तो हमें पता चल गया सिंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा पार्टिकल का है और मास का है और इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट है, सबसे हल्का, तो इस केस में बस Yes. सीधा सीधा आ गया हमारे पास कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा आएगी इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की और फिर अल्फा पार्टिकल की। Yes. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेम सा लगेगा तुम्हें लेकिन ध्यान दे लेना कि हमने एक अल्फा पार्टिकल लिया और एक प्रोटॉन लिया, और अब की बार इनका मोमेंटम सबका सेम है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, मोमेंटम, कि इन सबका मोमेंटम सेम है। तो आपको बताना है, एक मिनट नहीं सॉरी, उल्टा दे दिया मैंने, कि ये दोनों को एसिलरेट किया है थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। भाई माय मिस्टेक, एक बार ठीक कर लो इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलरेट किया है, तो आपको रेशियो बताना है मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल एंड बाय प्रोटॉन। मोमेंटम का रेशियो बताना है ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन। चलो ट्राई करो। सर ऑप्शन भी है। ऑप्शंस चाहिए, चलो भैया लो ऑप्शंस। सर ये शो ऑफ हो सर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल ने ऊपर क्या चीज दोबारा बोलो। जो निकालना क्या है सर इसमें जो सर आपने लिखा हुआ है। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। इसमें पिछले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम थी, लेकिन इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है, तो अब की बार सिर्फ वी वी कटेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ चीजें नहीं कटेंगी। डन सर। यस। हम्म, डन सर। डन। चलो, तो भैया सब लोगों का आंसर आ ही गया है, दोनों को मैंने तन्वी और दिशा ने भेज दिया है। सब लोग चेक करो, फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन सी, दैट इज 2√2:1। डन सर। डन, चलो बहुत बढ़िया। डन। आ जाओ फिर भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एडवांस के क्वेश्चन लेते हैं। चलो पहले ग्राफिकल क्वेश्चन करा देता हूं जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल है, कि भैया हमें एक ग्राफ गिवन है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। ये ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, संजना सोल्यूशन बताना है, मेरे को लगा सबका सॉल्व हो गया, रुको फिर। लो भैया सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन क्या है यार, आपको पता है कि अगर मेरे को मोमेंटम चाहिए तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। आप क्या यस। करो, लैम्डा निकाल लो। तो आपको पता है लैम्डा का फॉर्मूला एच डिवाइडेड बाय 2m इलेक्ट्रॉनिक इनटू वोल्ट। सबके लिए v की वैल्यू सेम है, तो ये कट गया, 2 कांस्टेंट h कांस्टेंट, ये भी कट गया। तो अब आप क्या लिखोगे, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल का, 2 times the mass, 2 times 2 the charge टाइम्स of ऑफ चार्ज ऑफ proton. प्रोटॉन, बिल्कुल सही। सिमिलरली आप लिखोगे लैम्डा फॉर p इज इक्वल्स टू 1 बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू सिंगल टाइम चार्ज। इन दोनों का रेशियो ले लो, लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा पी का। अगर आपने इन दोनों का रेशियो ले लिया तो फिर मुझे पता है मोमेंटम के लिए क्या होगा, मोमेंटम के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर मैं पी अल्फा और पी वो निकालना चाहता हूं, पी अल्फा बाय पी प्रोटॉन, तो ऊपर किसका आना चाहिए, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। संजना एक बार चेक करो अब समझ में आया या नहीं। डन। चलो बढ़ू आगे अब तो। Yes sir.
चलो यस सर। बढ़िया। हाँ भाई, हम ग्राफिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आ जाओ ग्राफिकल क्वेश्चन। हमें यहाँ पे गिवन है करंट, हमें यहाँ पे गिवन है पोटेंशियल, और कुछ ग्राफ इस तरीके से गिवन है। दिस इज कर्व ए, दिस इज बी, और ऊपर वाला है सी। इसके बेसिस पे क्या क्या बताना है, मतलब क्या क्या ऑप्शंस गिवन है भैया, चेक करो। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी की जो हमारी इंटेंसिटी है वो सेम है। याद रखना, ये करंट नहीं लिख रहा हूं, ये इंटेंसिटी लिख रहा हूं मैं। यहां पे ठीक कर देता हूं, एक तो इंटेंसिटी सेम है, लेकिन बी और सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। ऑप्शन बी, बी और सी की जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है, लेकिन ए और बी इनकी भैया फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। ऑप्शन सी, ए और बी की डिफरेंट इंटेंसिटीज, लेकिन बी और सी की इक्वल फ्रीक्वेंसीज। ऑप्शन डी, बी और सी सेम इंटेंसिटी बट ए एंड बी सेम फ्रीक्वेंसी। चलो भाई चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है तुम्हें। सर बी और सी मर्ज है ना? हाँ, बी और सी मर्ज्ड है। धन सुहाने गुड। भाई सिर्फ एक ही का आंसर आया, तन्वी का। ध्रुव गुड, बढ़िया। चलो सही। साहित्य तुम्हारा आंसर। देता सर ने। भाई देखो बिल्कुल सिंपल था। हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल लिया है, तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो इधर ए और बी, अगर इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया है तो मतलब इन दोनों की पक्का फ्रीक्वेंसी सेम रही होगी। तो हमें ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम कहाँ कहाँ गिवन है भैया? इसमें तो कुछ ए और बी की फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला नहीं, इसमें बोला हुआ है ए और बी की फ्रीक्वेंसी अलग, तो ये कटा। इसमें बोला हुआ है ए और बी की फ्रीक्वेंसी सेम, तो अभी ये हमारा एक डाउटफुल केस हो सकता है। लेकिन उसके बाद मुझे दिख रहा है कि बी और सी का ये कर्व मर्ज कर रहा है। ये कर्व तो किस पे डिपेंड करता था? इंटेंसिटी पे। तो हमें पता चल गया किसकी इंटेंसिटी सेम होगी, जिसका कर्व मर्ज करेगा। मतलब बी और सी की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो हमारी बी और सी की इंटेंसिटी सेम कौन से ऑप्शन में गिवन है? सिर्फ ऑप्शन डी में गिवन है। बढ़िया। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कुछ न्यूमेरिकल पार्ट ट्राई कर लेते हैं, आ जाओ। करूं स्टार्ट? यस सर। यस चलो सर। डन, बढ़िया भैया। तो लो भैया, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो अलग अलग वेवलेंथ है। एक वेवलेंथ हमें गिवन है 248 नैनोमीटर्स, और एक वेवलेंथ हमें गिवन है 310 नैनोमीटर्स। हमने ये दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रे मेटल सरफेस पे फॉल डाउन कराई है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, उनकी जो वेलोसिटीज हैं u1:u2, इसका हमें रेशियो गिवन है, दैट इज 2:1। फिर से रिपीट, दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रे मेटल सरफेस पे फॉल डाउन कराई, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, वेलोसिटीज का रेशियो 2:1। और हमें याद रखना, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, फिर भी ये वैल्यू याद रखना, h इंटू स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर होती है।
आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है? आपको कैलकुलेट करके बताना है भैया वर्क फंक्शन, कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल सरफेस। ऑप्शंस 3.7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, 2.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और लास्ट 2.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। चलो भैया ट्राई टू सर कैलकुलेट। लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 2 के लिए। वर्क फंक्शन एक मेटल का होता है, तो यस सर। चाहे उस पे आप कोई भी एक वेवलेंथ फॉल डाउन कराओ, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा। क्या समझ में आया है जो मैंने बोला अभी? यस सर। डन डन। ए ध्रुव, तुक्का मार रहे हो क्या? भाई यही फॉर्मूला यूज करना है बस। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। मैं बस स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप ही करोगे। कि यार मेरे को काइनेटिक एनर्जी पता है, हाफ एम वी स्क्वेयर मतलब हाफ एम यू स्क्वेयर। मेरे को इन दोनों का रेशियो गिवन है, तो हमें पता है कि भैया मतलब हमें कम से कम दो इक्वेशंस तो बनानी ही पड़ेंगी। दीक्षा आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब मेरे को दो इक्वेशंस तो बनानी ही पड़ेगी। तो इसको यहाँ पे इक्वेशन को लिख देता हूँ। हाफ मास इंटू यू वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। और एच न्यू की जगह हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा वन। याद रखो, ये भी तुम्हें पता होगा, एच ई इक्वल टू एच न्यू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम लैम्डा के टर्म्स में वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ाई है, एच सी बाय लैम्डा। इसलिए एच सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। माइनस वर्क फंक्शन ये सेम रहेगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेकेंड इक्वेशन, हाफ एम यू टू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, एक मिनट मेरे को रुको, मैंने ये वैल्यू सही दी है तुम्हें? u1 इज टू u2 की मेरे को कुछ डाउट लग रहा है। नहीं सही दिया, यस। इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा टू माइनस वर्क फंक्शन। म्यू1 इज टू म्यू2 का रेशियो गिवन है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इन सबकी वैल्यूज गिवन है। दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करो, आपके पास वर्क फंक्शन आ जाएगा। चलो अब कंप्लीट करो। भाई थोड़ा जल्दी। चलो डन। भैया कैलकुलेशन मैं छोड़ रहा हूं आप पे, दो लोगों का तो आंसर आ ही चुका है। आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, अप्रोक्सीमेटली दैट इज 3.7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। मे बी ये आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा 3.7, 3.6 के अराउंड आ रहा होगा। राउंड ऑफ कर लेना, 3.7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बिल्कुल गुड अंकिता। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो भाई, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.8 आ रहा है, ठीक है, जो भी आंसर आ रहा हो मतलब। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन की बीम ली है और इसको YDSC में हमने रखा है। हमने वेव ऑप्टिक्स लास्ट क्लास में खत्म करा है, तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा ही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की बीम ली हमने और इस इलेक्ट्रॉन की बीम को हमने यूज किया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और हमें स्लिट विड्थ गिवन है कि स्लिट विड्थ हमने ली है D। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड तो इससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट, नो इंटरफेरेंस, ये शायद से हमने क्वेश्चन किया हुआ है जहां तक मेरे यस को लग सर। रहा है। सेकंड, यस सर। किया हुआ है ना। सेकंड, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस। थर्ड, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। एंड लास्ट, फ्रिंज विड्थ रिमेन्स सेम। फ्रिंज विड्थ रिमेन्स सेम। चलो बताओ भाई। भाई बिल्कुल डन, मतलब मेरे को यही याद आ गया कि हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, क्योंकि यार हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बीटा। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद दिला दो। सर लैम्डा कैपिटल डी, कैपिटल डी। MDD। इसमें बिल्कुल सही। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन है। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो बीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी कि फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा लेकिन फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्टली इसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही ज्यादा निकले। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है, एज यू नो, बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। हमें ये जो फर्स्ट लाइन गिवन है ये गिवन है फॉर द सोडियम, और दूसरी हमें गिवन है फॉर एल्यूमिनियम। चेक करो क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट, कि भैया Na, मतलब सोडियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों के लिए हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम है। ऑप्शन बी, कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो ज्यादा निकल के आएगी वो सोडियम के लिए ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। ऑप्शन थर्ड, कि भैया एक मिनट रुको, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल्स आर डिफरेंट फॉर बोथ बट फ्रीक्वेंसी। एक मिनट रुको यार, एक मिनट प्लीज, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ गलत है चल रहा है। ओके डन। स्टॉपिंग पोटेंशियल्स are different for Na and Al for the same change in frequency. Or last option, aluminium is more photosensitive than sodium. चलो भाई चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ध्रुव, ठीक है तन्वी भाई, बाकी देख लो सही से एक बार।
भाई सिर्फ 2 लोगों ने आंसर देके छोड़ दिया। चलो डन, साहित्य तुम्हारा ही अकेले का आंसर सही है। गुड। यार इधर देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम है क्या, बिल्कुल नहीं। हमें साफ दिख रहा है कि इधर सोडियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है और हमारे पास एल्यूमिनियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो हमारा ऑप्शन ए तो गलत ही हो गया। उसने कहा कि दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम है, गलत। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर सोडियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जल्दी किस में से निकलेंगे, सोडियम में से या एल्यूमिनियम में से? सोडियम। भाई वेरी गुड, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो मतलब आप सीधे सीधे ये कह सकते हो ना कि वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम हमारा कम है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। तो हमारे सोडियम से बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा देर में निकलेंगे। तो अगर एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा देर में निकलेंगे तो भैया एल्यूमिनियम ज्यादा अच्छा फोटोसेंसिटिव मटेरियल कैसे हो सकता है सोडियम से? तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए गलत, डी गलत, अब बचा बी और सी में से। ध्रुव क्लियर है आपको? यस डन। भैया ऑप्शन सी कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल्स आर डिफरेंट फॉर सोडियम एंड एल्यूमिनियम फॉर द सेम चेंज इन फ्रीक्वेंसी। वो कह रहा है कि हम इनकी फ्रीक्वेंसी में सेम चेंज करा रहे हैं, तो क्या दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगा? भैया नहीं आ सकता दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। क्यों नहीं आ सकता दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम? जब दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दोनों का वर्क फंक्शन ही अलग है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम कैसे आएगी? दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आएगी। काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आएगी तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं आएगा। रिपीट कर रहा हूं, चेक करो। मेरे को आप एक चीज सोच के बताओ, मैंने अभी क्या लिखा था, सोडियम का वर्क फंक्शन कम है एल्यूमिनियम से, तो मेरे को बताओ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? सोडियम। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सपोज लाइट रे के पास 10 जूल है, अज्यूम कर लो, वैल्यूज के साथ समझा रहा हूं। मैंने कहा लाइट रेस के पास एनर्जी 10 जूल है, सोडियम का जो वर्क फंक्शन है सपोज अज्यूम कर लो वो है 5 जूल्स, और एल्यूमिनियम का जो वर्क फंक्शन है वो है 7 जूल्स। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी? 5 में से 10 को हटा दो भैया, तो इधर 5 जूल्स हो 510। जाएगी। इधर काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी इसको? सिर्फ 3 जूल्स। तो आप अब ये लॉजिक समझ पा रहे हो कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी भी गलत। और मैंने Yes, अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, वर्क फंक्शन सोडियम का कम है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी सोडियम के केस के इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी इन कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। yes, भैया डन डन डन। डन सर। एक done, लास्ट done. क्वेश्चन आज के लिए भैया, लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक लाइट रे है उसको फॉल डाउन कराया फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, और ये है हमारे पास 300 नैनोमीटर्स उसकी वेवलेंथ। हमें इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.54 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, वेवलेंथ गिवन है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। सेकेंड पार्ट, maximum kinetic energy of the electrons emitted. थर्ड पार्ट, वर्क फंक्शन बताना है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है सारे आंसर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करो। सारे आंसर्स, ऑल द आंसर्स शुड बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। चलो ट्राई करो भाई। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है ना सर? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं दी हुई, Okay. बाकी आपको एक वैल्यू चाहिए होगी, दैट इज एच सी, और मैं आपको बोल ही रखा हूं ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, तो आप डायरेक्टली इसको रट लो एच सी की वैल्यू।
1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स। तन्वी वेरी गुड, पहले दोनों के आंसर्स बिल्कुल सही हैं। यार इसमें जब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, अभी तो बताया उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू, और इसकी जगह हम एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। फॉर्मूला इस माइंड में बिठा लो, एच डन न्यू सर। और एच सी बाय लैम्डा। एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नैनोमीटर्स डिवाइडेड बाय 300 नैनोमीटर्स। तो देखो नैनोमीटर्स नैनोमीटर्स कैंसिल, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में ही आंसर मिलेगा। तो हमारे पास आ गया बेसिकली 124/30। तो एक बार डिवाइड करके चेक कर लो कितना आ रहा है। सर 4.13। वेरी 2.1। गुड, 4.13 या 14 जो भी आ रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब ट्राई करें सेकेंड पार्ट। यस सर। तो अगर आप सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने आपको बताया तो सही, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? वर्क ईवी। डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो इधर हमें चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, और वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, तो 0.54 ये हो इलेक्ट्रॉन। गया पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में आ गया। किस्सा खत्म। यस सर। अब आपको एनर्जी ऑफ फोटोन पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, तो वर्क फंक्शन निकालने में कोई मेहनत थोड़ी लगेगी। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन बेसिकली हो गया हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन हमने कैलकुलेट किया 4.13, काइनेटिक एनर्जी है 0.54, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में ही है। इनको सब्ट्रैक्ट करो और आंसर निकालो। सर 3.59। 3.59। ठीक है, डन। 3.59 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। यस क्वेश्चन सर। सब कुछ खत्म। डन सर। डन, डन सर। दैट्स Done, इट, sir. दैट्स इट। तो ये चैप्टर तो वैसे भी बहुत सिंपल था। अब मेरे को एक बार बताओ, नेक्स्ट चैप्टर एटम्स करना है या कोई और चैप्टर करना है? क्योंकि एटम्स रिसेंटली ही हमने किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एटम्स। सर Electrostatics. एटम्स। मैग्नेटिज्म। सर एटम्स ठीक है, वो अभी अभी किया है तो। तन्वी तभी तो कह रहा हूँ, एटम्स तो अभी अभी किया है, और उसके क्वेश्चन भी सारे अभी अभी किए हैं। तो सर वो एटम्स तो रिवाइज ही है ना एक तरीके से, मैं ये कहना चाह रहा था आपको। सर वो भूल जाएगा फिर, भूल अगर जाएगा, क्वेश्चन अच्छा। हो जाएंगे तो। देखो वैसे भी एक ही लेक्चर लगना है, तो चलो ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी मेजोरिटी डिमांड मैंने देख ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर सेकंड पे मैग्नेटिज्म, और फिर एटम्स। ठीक है, डन, देख लेते हैं। चलो, तो भैया टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। थैंक यू सर। ओके यार, Thank you, बाय sir. बाय।